अस्सलामुअलैकुम जनाब आली। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं जनाब। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा अजीबोगरीब भी है। हो सकता है आपको लगे, हो सकता है कि यकीनन आपको लगेगा कि आ की गल हुई, लेकिन एक ही गल हुई, जो भी गल हुई ऐसे ही होगा। तो वैसे तो जनाब कहा जाता है कि ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको एग्जैक्टली आज पता चलेगा कि कैसे कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी क्या और कैसे कब क्यों हो सकता है और उसकी वजह क्या है। जो ये हम कहते हैं ना कि जी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब होता है विदाउट नो एपरेंट रीजन। जनाब आली आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शंस। जनाब इससे पहले आपने पढ़े हुए हैं केमिकल रिएक्शंस, ये होंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। इससे पहले आपने पढ़ी होंगी फिजिकल इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस। फिजिकल इक्वेशंस मसलन F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू gm1 m2 ओवर आर स्क्वेयर, F इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर आर स्क्वेयर, Vf इज इक्वल टू vi प्लस at वगैरह 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 वगैरह। ये फिजिकल इक्वेशंस हैं जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। फिर आपने पढ़ी केमिकल इक्वेशंस, 2H2 प्लस O2 मेक्स 2H2O, वो केमिकल इक्वेशंस हैं। अब होंगी न्यूक्लियर इक्वेशंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, इनमें भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे जैसे केमिकल इक्वेशंस में हुआ करते हैं। जनाब आली टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ, मैंने पहले बोला भी है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक होता है पेरेंट एलिमेंट, चले गैमा डिके वाली एग्जांपल लिख लेते हैं, वो डॉटर एलिमेंट में तब्दील हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो रेडिएशन खारिज करता है, हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। और जब वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करता है, अपनी मर्जी से करता है, सवाल ये पैदा होता है क्यों खारिज करता है। क्योंकि न्यूक्लियॉन्स में एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी की वजह से, मतलब उनकी आपस में न्यूक्लियॉन्स की इंटरेक्शन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, एनर्जी एक्सचेंजेस की वजह से उनकी एनर्जी इस हद तक हो जाती हैं, हो सकती हैं कि वो एनर्जी न्यूक्लियस में रहने के लिए मुनासिब नहीं होती, तो वो शराफत से अपना बोरिया बिस्तर उठा के न्यूक्लियस से पार्टिकल निकल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी रेडिएशन निकल गई है। वो ऑटोमेटिकली काम होता है। अब हम आर्टिफिशियली काम करेंगे, न्यूक्लियस से रेडिएशन खारिज कराएंगे आर्टिफिशियली। तो जब हम आर्टिफिशियली खारिज कराएंगे तो क्या करेंगे जनाब, ये इंड्यूस्ड इमिशन होगी, हम इंड्यूस कराएंगे, हम रेडिएशन खारिज कराएंगे। तो हम आर्टिफिशियली कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे कि न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा करेंगे किसी ना किसी तरीके से। नहीं ना, मैं जैसे कहा करता हूँ कि जी फीस दे दें या जुर्माना दे दें तो हलक में डाल के भी निकाल लूंगा, तो वो जो निकाल लूंगा वो आर्टिफिशियली काम करने वाला है। को सुन्ना मार के जनाब दंद काट दूं तेरे, वो दंद खुद ब खुद निकल जाने हैं उम्र के साथ। वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ दंद है जो खुद ब खुद निकलने हैं, उम्र के साथ साथ निकलेंगे या किसी बीमारी की वजह से निकलेंगे, जो कुसुन्ना मार के निकलेंगे, ये इंड्यूस्ड हैं। ये हमने आर्टिफिशियली काम कराया। ये काम अब हमने करना है कि न्यूक्लियस के साथ कोई ऐसा सलूक करना है कि उसकी एनर्जी इतनी हो जाए, इस हद तक हो जाए कि उसमें से रेडिएशन निकल जाए। खुदा करे उस पर बन आए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने, कि कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि न्यूक्लियस में से रेडिएशन निकले बगैर गुजारा ना हो। तो जनाब ऐसा सलूक करेंगे न्यूक्लियस के साथ। वो कैसा सलूक करेंगे, वो हम न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे एनर्जेटिक पार्टिकल्स की। ये न्यूक्लियर इक्वेशन बनेगी। और मजे की बात इसमें क्या होगी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहां कुछ भी हो सकता है। वैसे नेचुरली तो यूरेनियम अल्फा मीटर है और रेडियम अल्फा एमिटर है, लेकिन अब आर्टिफिशियली जब हमने काम कराना है तो किसी भी न्यूक्लियस से किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। ये तो वैसे जब मैं बीइंग अ टीचर, मेरी अपनी एक तबीयत है, आपको पता है कि जिन नुमान साहब की ऐसी तबीयत है, जब नई क्लास आ रही होती है ना, सीनियर बच्चे जो होते हैं वो जूनियर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं कि फलां टीचर के सामने आपने ये बात नहीं कहनी, उनका गुस्सा बहुत तेज़ है इस मामले में, फलां शायद माफ़ कर देंगे, फलां नहीं करेंगे, फलां के साथ आपने फलां तरह से रहना है, फलां की क्लास में फलां हरकत करनी है, फलां की क्लास में फलां हरकत नहीं करनी। वो हर एक की तबीयत होती है। यूरेनियम अल्फा एमिटर है, अल्फा एमिट करेगा।
लेकिन अगर आप किसी चलते में मोटरसाइकिल मार देंगे, अब वो क्या करेगा? वो अपनी नेचुरल तबीयत की बजाय अब आपने जब गुस्सा चढ़ा दिया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ रिएक्शंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है मोटरसाइकिल कितनी स्पीड से, कितने एंगल पे, किस वक्त कहाँ पे लगा है, और उस वक्त अगले बंदे की तबीयत कैसी थी, पहले से वो क्या सोच रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ही न्यूक्लियस पे एक ही पार्टिकल की एक ही सिचुएशन में बम्बार्डमेंट करेंगे, हो सकता है हर दफा उसमें से एक नई तरह की रेडिएशन निकले। तो जनरल इक्वेशन लिखते हैं जनाब आली, हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ये देखें जनाब, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की जनरल इक्वेशन है। चले मैं ऐसे लिखता हूं जैसे हम लिखा करते हैं जनाब। इसमें ये छोटे वाला नन्ना मुन्ना से एक्स क्या है, छोटा स्मॉल एक्स क्या है, ये है जनाब स्मॉल एक्स है जनाब आली हमारे पास प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कह लीजिए या प्रोजेक्टाइल कह लीजिए। और ये कैपिटल एक्स क्या है जी, ये है जनाब आली हमारे पास टारगेट है जिसके ऊपर उसने इंपिंज करना है, जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट होना है। और ये वाई क्या है जनाब आली, ये है यील्ड, जो बचा, जो बचे हैं संग समेट लो तने दागदार लुटा दिया। तो जनाब ये स्मॉल वाई क्या है, ये है इमर्जिंग रेडिएशन, ये वो रेडिएशन है जो कि खारिज हो रही है। अब हम इसको जनरली लिखा करते हैं कैसे, ऐसे गौर से देखें जनाब, न्यूक्लियर फिजिक्स में यह खासी मशहूर तरीकाकार हुआ करता है, ऐसे करके। इसमें जो पहले दो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और जो आखिरी दो हैं ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं। इनमें जो बाहर लिखने हैं आपने ये बड़े लिखने हैं, बड़े, छोटे छोटे अंदर। ये प्रोजेक्टाइल, ये इमर्जिंग रेडिएशन या इमर्जिंग पार्टिकल, ये टारगेट या पेरेंट एलिमेंट, और ये यील्ड जो बचा है। तो जनाब इसको ऐसे करके लिखेंगे। और मजे की बात क्या है, आपने जैसे केमिस्ट्री में आप नंबर ऑफ एटम वगैरह वगैरह वो नंबर ऑफ मोल करके बैलेंस नहीं करते, वैसे यहाँ पे आपने चार्ज नंबर और मास नंबर बैलेंस करने हैं। अगर चार्ज नंबर और मास नंबर बैलेंस हो गए तो इक्वेशन ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे हर तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये और बात है कि इसके चांसेस ज़रा ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो लिखेंगे वो ठीक ही होगा। आप ज़्यादा लिखेंगे ही नहीं, एक दो एग्जांपल ही वैसे हमने डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जनाब इसमें क्या होगा कि एक टारगेट पर एक न्यूक्लियस पर प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट करेगा। वो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो लाइट न्यूक्लियस होगा या कोई छोटा मोटा पार्टिकल होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन हो सकता है, ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, और ये बीटा हो सकता है, बीटा पॉजिटिव या नेगेटिव एज द केस में भी, और ये गैमा भी हो सकता है। और उसके नतीजे में जो निकलने वाली रेडिएशन है वो क्या हो सकता है, वो भी इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकता है। तो चार्ज नंबर मास नंबर बैलेंस करना जरूरी है। अब एग्जांपल हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये भी बेसिकली केमिस्ट्री की तरह दो तरह के रिएक्शंस होंगे, एक्सोअर्जिक रिएक्शन होंगे और एंडोअर्जिक रिएक्शन होंगे। आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं, यहाँ अर्जिक का लफ्ज एनर्जी के लिए है। तो एक्सोअर्जिक क्या होंगे, जिनमें एनर्जी खारिज होगी। एंडोअर्जिक क्या होंगे, जिनको एनर्जी देना पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो एक्सोअर्जिक रिएक्शन है उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी पॉसिबिलिटी जरा ज्यादा होगी। एंडोअर्जिक में चूंकि आपको एनर्जी देना पड़ेगी, तो एनर्जी देंगे, उतनी एनर्जी देंगे तो रिएक्शन फिजिबल होगा, वरना नहीं होगा। एक्सोअर्जिक में चूंकि एनर्जी खारिज होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी जरा के ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल देखें जी, अब हम एक रिएक्शन लिखने लगे हैं कि अगर नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हो तो क्या होगा। ये देखिए आपकी बुक पे पेज नंबर 238 पे एग्जांपल है, और यही एक न्यूमेरिकल भी है। नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हो, आप He24 को अल्फा भी लिख सकते हैं और लिखते हैं, और ये इसके नतीजे में बनेगा क्या, ऑक्सीजन, और साथ में 1H1 यानी प्रोटॉन खारिज होगा। 1H1 की बजाय आप सिंपली इसे P भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन के लिए P भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ 7 और 2 9, 8 और 1 9, चार्ज नंबर बैलेंस हो गए। मास नंबर 14 और 4 18 और 17 और 1 18, चार्ज नंबर मास नंबर बराबर हो गए। मजे की बात क्या है, नॉर्मली ऑक्सीजन होता है O8 16, यहाँ 17 बन गया है। ये ऑक्सीजन का आइसोटोप बन गया है। नॉर्मली हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करता हो, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में
कई सारे ऐसे आइसोटोप भी बन जाते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनका ज्यादा चांस ये होता है इस तरह की सिचुएशन में कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा, यानी रेडियो आइसोटोप होगा, जल्द ही डिके कर जाएगा और डिके होके ये किसी स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने यहां पे जब आपने खुद इक्वेशन लिखना हो या इक्वेशन बनाना हो तो ध्यान क्या रखना है, चार्ज नंबर का ध्यान रखना है। मैस नंबर कोई भी क्रिएट हो सकता है, यहां पे ये नहीं लिखना, ये नहीं सोचना कि जनाब ये आइसोटोप तो कभी देखा ही नहीं। हो सकता है आपने देखा सुना ना हो, एक्चुअली वो हो। ये भी हो सकता है कि कभी देखा सुना ना हो, लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में ये बन सकता हो। तो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स के अलावा भी यहां पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स के बनने की। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इस रिएक्शन को अगर आपने लिखना हो जैसे मैंने पहले लिखा तो आप ऐसे लिखेंगे इसे AN714 और इमर्जिंग रेडिएशन तो प्रोटॉन है, यील्ड क्या है O817। तो यहां पे बम्बार्डमेंट हुई, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था अल्फा और इमर्जिंग रेडिएशन था प्रोटॉन। यहां पे आप He24 और यहां पे 1H1 भी लिख सकते हैं। वो चार्ज नंबर और मैस नंबर बैलेंस करना उससे आसान होगा, लेकिन ये मशहूर ऐसे भी लिखा जाता है। इसे कहते हैं अल्फा पी रिएक्शन। अल्फा पी रिएक्शन का मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल इंसिडेंट पार्टिकल अल्फा है, इमर्जिंग रेडिएशन क्या है, प्रोटॉन है जी। तो आपने बैलेंस करना है। अच्छा, अब मैं इसकी जगह पे ना ऐसे करके लिखता हूं ताकि चार्ज नंबर और मैस नंबर आपको याद रखना, जरा हिसाब किताब लगाना आसान हो जाए। अच्छा जी, देखे तो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 14 4 18, 17 1 18। अच्छा, इसको एक और तरह से भी लिखते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं समझा जाता अक्सर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का चार्ज नंबर 7 है, अंडरस्टूड है, और ऑक्सीजन का चार्ज नंबर 8 है, अंडरस्टूड है। मैस नंबर लिखना यहां पे जरूरी है क्योंकि यहां पे मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है नाइट्रोजन 14 की बजाय 13 या 15 हो, ऑक्सीजन का मैस नंबर हो सकता है 15 हो, 16 हो, 17 हो, कोई और भी हो सकता है। ये ज्यादा जरूरी है। चार्ज नंबर नहीं भी लिखेंगे वो अंडरस्टूड। अगर ऑक्सीजन है तो चार्ज नंबर 8 है, अंडरस्टूड है। तो ये अल्फा पी रिएक्शन है। ऐसे ही गैमा पी रिएक्शन भी हो सकता है, पी गैमा रिएक्शन भी हो सकता है। आपसे कहा जाएगा एग्जाम्पल दीजिए, कोई अल्फा पी रिएक्शन की एग्जाम्पल दीजिए, गैमा पी रिएक्शन की एग्जाम्पल दीजिए, या आपको इसमें से कोई एक मिसिंग कर दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि जनाब यहां पे ये खाली जगह पुर कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप 7 और 2 9 और ये 8 है तो 1 9, 14 और 4 18, 17 और कितने 18 जी 1 1 क्या है, लो जी मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, ये तो प्रोटॉन है, तो बैलेंस हो गया। आपसे ऐसे मिसिंग भी पूछा जा सकता है, और कोई पूछे ना पूछे मैं तो पूछूंगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। चलें अब हम आगे चलते हैं। देखिए जी, हमारे पास हमने एक रिएक्शन लिखा, पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा, नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की तो ऑक्सीजन 17 और प्रोटॉन साथ में निकल आया जी। चलो ठीक है, अगर आप इसी अल्फा पार्टिकल की इसी नाइट्रोजन पे बम्बार्डमेंट करें लेकिन अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम या ज्यादा होगी तो हो सकता है कि इसके नतीजे में कुछ और निकल आए, कुछ और बन जाए। तो पॉसिबिलिटीज कई सारी हो सकती हैं। हाँ, ये है कि किसी एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी दूसरों से ज्यादा हो, किसी एक रेडिएशन के निकलने की पॉसिबिलिटी एक सिचुएशन में बाकियों से जरा ज्यादा हो सकती है, ये एक अलग बात है। चलें बहरहाल हम डिस्कशन जरा क्लोज करते हैं। देखिए जी, देखते हैं यहां पे कि ये एक्सोवर्जिक है कि एंडोवर्जिक है। जनाब रिएक्टेंट्स के मैसेज यूनिफाइड मैस में लिखने हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बाइंडिंग एनर्जी मालूम कीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मालूम कीजिए, किलोग्रामों की तरफ नहीं जाना, यूनिफाइड मैस में ही सारा आपने प्रोसीजर करना है। एंड पे जो यूनिफाइड मैस निकलेगा 931 MeV से मल्टीप्लाई करके उसे डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देखें यहां पे नाइट्रोजन का मैस कितना है, पेज नंबर 222 से वही है 14.0031 U, याद रखना है। अल्फा पार्टिकल की का मैस कितना है 4.0026 U है जनाब। और टोटल मैस रिएक्टेंट्स का टोटल मैस आ गया जी 18.0057 U। इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स का मैस और O17 का मैस लिखें। प्रोटॉन का मैस 1.007276 है, वैसे पेज नंबर 222 पे आपकी बुक पे। इस एग्जाम्पल में ख्याल रखना है, चूंकि बुक वाले ने ये इस्तेमाल किया तो आपने ये लिखना है
अदरवाइज आपने 1.007276 ही इस्तेमाल करना है। तो ये आ गया जी 1.0078 यू, चूंकि बुक वाइन लिखा है तो हमने भी यही लिख लिया। प्रोडक्ट्स का टोटल मैस आ गया 8.0069 यू। मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात, अर्ज ये है रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट का मैस ज्यादा है। वो प्रोडक्ट का मैस ज्यादा कित्थों आ गया, बोलो तो सही, कित्थों आ गया? यहां से आया कि अल्फा पार्टिकल की जो किनेटिक एनर्जी थी, जो इसने नाइट्रोजन पे बम्बार्डमेंट की, वो उसकी एनर्जी मैस में कन्वर्ट होके प्रोडक्ट का मैस ज्यादा हो गया। तो रिएक्टेंट्स के मुकाबले में प्रोडक्ट्स का मैस चूंकि ज्यादा है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोवर्जिक रिएक्शन हुआ। इसे इनिशियलाइज करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगी। कितनी एनर्जी देना पड़ेगी देखते हैं। तो इनके मैसेज का डिफरेंस कितना है जनाब? 0.0012 यू यूनिफाइड मैस में आ गया। 931 MeV से मल्टीप्लाई करें, 1.13 MeV एनर्जी आपको देना पड़ेगी इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। अच्छा, एक बात है कि क्या एंडोवर्जिक रिएक्शन या एक्सोवर्जिक रिएक्शन में एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां फॉर एग्जांपल देखें, रिएक्टेंट का मैस माइनस प्रोडक्ट का मैस करेंगे, जवाब आएगा माइनस में। एंडोवर्जिक रिएक्शन है, एनर्जी देना पड़ेगी। अगर रिएक्टेंट का मैस ज्यादा है, प्रोडक्ट का थोड़ा है, वो जो प्रोडक्ट्स का मैस जितना कम है, बाकी का मैस कहां गया? वो प्रोडक्ट्स की किनेटिक एनर्जी की शक्ल में निकल जाएगा। तो उस सूरत में रिएक्टेंट्स का मैस माइनस प्रोडक्ट्स का मैस करेंगे, जवाब पॉजिटिव आएगा, एक्सोवर्जिक है। आप चाहे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें, आप चाहे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें, ये कोई इशू नहीं है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसका मैस ज्यादा है, किसका कम है। अगर प्रोडक्ट्स का मैस कम है तो एक्सोवर्जिक है, रिएक्टेंट्स का मैस अगर कम है, प्रोडक्ट्स का ज्यादा है, तो ये एंडोवर्जिक है। बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी जमा तफरीक करते हुए वो कोई इशू नहीं कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। इस रिएक्शन को इनिशियलाइज कराने के लिए 1.13 MeV चाहिए एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की कम से कम एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल की इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी होगी, कम से कम 1.13 MeV एनर्जी होगी, तब ये रिएक्शन इनिशिएट होगा, वरना नहीं होगा। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रेडिएशन डिटेक्टर वाले लेक्चर में, उस वीडियो में, कि अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से निकलेंगे सेम एनर्जी से निकलेंगे। जब यूरेनियम से निकलेंगे, किसी भी यूरेनियम से निकलेंगे, उनकी एनर्जी एक जैसी होगी। तो जनाब जो पोलोनियम से निकलेंगे अल्फा पार्टिकल, उनकी एनर्जी, पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है 7.7 MeV। 1.13 MeV से बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर आप पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल लेंगे तो 1.13 MeV से प्रैक्टिकली ज्यादा एनर्जी होगी, तब ये रिएक्शन इनिशिएट हो सकेगा। और अल्लाह खैर सल्लाह। तो अगर 1.13 MeV से जरा ज्यादा एनर्जी होगी, बाकी प्रोडक्ट्स की किनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी तो आपको मिलेगी ना, तो ये रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा। क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करें इसके ऊपर, ऑक्सीजन 17 के ऊपर, तो फिर बिल्कुल जनाब ये रिएक्शन फिजिबल है। बल्कि ये फिर अगर ये एंडोवर्जिक है तो ये एक्सोवर्जिक बनेगा। अब इसमें प्रोटॉन की एनर्जी बहुत थोड़ी चाहिए, ये रिएक्शन बड़ी आसानी से प्रोसीड हो जाएगा, उसमें आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। अब इसकी जितनी एनर्जी होगी, फिर प्रोडक्ट्स की बाकी की किनेटिक एनर्जी की शक्ल में आपको एनर्जी हासिल हो जाएगी। तो आमतौर पे वो एनर्जी हम लिखा करते हैं प्लस Q से, कि वो एनर्जी आपको हासिल होगी अगर ये एक्सोवर्जिक रिएक्शन है। तो ये तो हमने सिर्फ बुक वाली एग्जांपल डिस्कस की है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आप ये टॉपिक लिखेंगे या टॉपिक आएगा तो आपने यही एग्जांपल कोट करना है। बाकी इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है, वो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कई सारा पूछा जा सकता है। तो वो जैसा भी होगा आपने ब्लैंक फिल कर देना है। बस ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये दो क्या हैं जनाब? प्रोडक्ट्स हैं जी। बिल्कुल इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, अब आप देखें इसमें अगर आप इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल की किनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे तो हो सकता है उसी न्यूक्लियस से कुछ और निकल आए। इसी के नतीजे में इसी अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन पे बम्बार्डमेंट की सूरत में कुछ और भी बन सकता है, और भी मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में कई सारे ऐसे आइसोटोप भी बन सकते हैं जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करते,
जो कि नॉर्मली मौजूद ही नहीं है, आर्टिफिशियली बने हैं और ज़्यादा चांस ये हैं कि वो रेडियो आइसोटोप होंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होंगे। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो जनाब न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने क्या किया जी कि पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जनाब आली ब्रिलियम पाउडर की शक्ल में। उन्होंने क्या किया जनाब, यहाँ पे रखी जनाब आली पोलोनियम, यहाँ से निकले अल्फा पार्टिकल और इन अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जनाब आली ब्रिलियम पे। ब्रिलियम को पाउडर की शक्ल में ब्लैंकेट कर दिया। ये है ना जी, ये पोलोनियम है, इसके चारों तरफ ऐसे ब्लैंकेट करना मतलब इसको घेरे में डाल देना, ऐसे हर तरफ से लपेट दिया इसको, हर तरफ से ब्रिलियम पाउडर की शक्ल में। तो यहां से जैसे अल्फा पार्टिकल निकले वो पड़े ब्रिलियम पे। अब ब्रिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई तो आपकी बुक में पेज नंबर 239 पे इक्वेशन है जो मैं लिखने वाला हूं, Be49 + He24 और जनाब अली ये बना कार्बन C612 प्लस न्यूट्रॉन, 4 और 2 6, 6 और 0 6, 9 4 13, 12 और 1 13। तो जब ब्रिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई तो यहां से निकले जनाब आली न्यूट्रॉन्स। अब उसने क्या किया कि इन न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की आगे जनाब पैराफीन पे। अब केमिस्ट्री पढ़ने वालों को पता है पैराफीन क्या होती है, जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले उनके लिए मैं लिख दूं कि ये हैवी होती हैं जनाब हाइड्रोकार्बन्स। इनमें जनाब इनका फार्मूला ये हैवी मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, C12H42 से लेकर C40H82 की रेंज तक हो सकते हैं। मतलब ये जो पैराफीन है इट इज वेरी रिच इन हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन मतलब अन्यवाह होती है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होती है। तो जब ये पैराफीन पर न्यूट्रॉन पड़े तो यहां से जनाब आली निकले प्रोटॉन, यानी के 1H1, बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटॉन निकले। तो जनाब उसने नतीजा क्या निकाला चैडविक साहब ने कि ये जो पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई ब्रिलियम पे, ब्रिलियम पाउडर की शक्ल में। तो ये जनाब यहां से जो न्यूट्रॉन निकले, आप अल्फा पार्टिकल आप पोलोनियम की बजाय रेडियम से भी ले सकते हैं, वो रेडियम ब्रिलियम सोर्स कहलाता है। न्यूट्रॉन आपको कोई भी न्यूक्लियस नेचुरली न्यूट्रॉन में डिके नहीं होगा, मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा। आपको ऐसे ही किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में न्यूट्रॉन मिलेंगे, जैसे यहां पे मिल रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई ब्रिलियम पे, यहां से न्यूट्रॉन निकले। ये न्यूट्रॉन जब पैराफीन पे पड़े तो यहां से बहुत ज्यादा प्रोटॉन निकले। अब इतने ज्यादा प्रोटॉन निकलना तो अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी कि कोई और रेडिएशन निकलती, कोई और पार्टिकल निकलती तो बंदा कहता अच्छा भी ये किसी न्यूक्लियस पे पड़े होंगे, न्यूक्लियस एक्साइट हुआ होगा जैसे ये, और फिर डी एक्साइट होते हुए उसमें से कोई रेडिएशन निकल आई, कोई चेंज हो गई। लेकिन कार्बन में तो कोई चेंज आई ही नहीं, है ना जी। जो पैराफीन में कार्बन और हाइड्रोजन थी और जनाब उसमें से प्रोटॉन ही प्रोटॉन निकले। वजह जनाब आली जो प्रोटॉन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वही प्रोटॉन है। अगर ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है, चूंकि ये न्यूट्रल है, इनकी रसाई हो गई किसी ऐसी शय तक जिसका मैस न्यूट्रॉन के तकरीबन बराबर है। या कन्वर्सली उसे यूं कहिए कि प्रोटॉन जो निकले, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकला, प्रोटॉन जो पैराफीन से प्रोटॉन निकले, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस निकला। हाइड्रोजन चूंकि बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का निकलना, न्यूक्लियस तक रसाई हो सकती है किसकी, न्यूट्रल पार्टिकल की। तो किसी ऐसी शय की बम्बार्डमेंट हुई है इस पर जो कि न्यूट्रल है और जिसका मैस करीब बराबर है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के। हेड ऑन कोलिजन के नतीजे में, इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में ये निकले होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अगर होती तो कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी। तो ये तो जनाब घुसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में और उसको टक्कर मार के उसी को निकाल दिया, स्कैटर नहीं हुए, कहीं और नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को निकालने वाला वो है जिस पर चार्ज कोई नहीं है और मैस तकरीबन हाइड्रोजन के करीब है। तो जनाब ये न्यूट्रॉन ही होगा। तो जनाब इस तरह से इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में चैडविक साहब ने जनाब 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया।
ये डिस्कवरी है जी न्यूट्रॉन की। प्रेडिक्शन पहले से हो चुकी थी ऑलमोस्ट 1928 के लगभग की कि न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी है प्रोटॉन के साथ साथ। तो बाकायदा डिस्कवरी इस रिएक्शन के तहत हुई। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वेरी नेक्स्ट वीडियो से हम कोई स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के कुछ 2 स्पेशल केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको कहते हैं फिशन और फ्यूजन। तो हमारे साथ रहिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं एटम बम और हाइड्रोजन बम। ध्यान से कहीं कोई आपको चुक के ना ले जाए, या मुझे भी, मेरा भी ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।